अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने कल वाले काम की प्रैक्टिस तो की ही होगी जिसमें हमने कि लिस्ट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा था, ठीक है? तो अगर हम कल वाले काम को थोड़ा-सा ओवरव्यू करते हैं तो हमने देखा था कि लिस्ट में डाटा कैसे ऐड होता है, लिस्ट में डाटा चेक कैसे होता है, ठीक है? लिस्ट की डाटा टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? और स्प्रेड ऑपरेटर मतलब कि हमने 2 लिस्ट को जॉइन किया था और उसमें मज़ीद डाटा ऐड किया था स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर कौन-कौन से होते हैं और उसमें हमने टाइप्स में सिर्फ एक ऑपरेटर के बारे में बात की थी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आज हम आगे नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। आप लोगों ने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है, वो स्किप नहीं करनी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास कौन-कौन से ऑपरेटर आते हैं? 3 टाइप्स के ऑपरेटर हैं, एंड, और, नॉट, ठीक है? अगर इनके सिंबल्स की बात करूँ तो एंड ऑपरेटर में हमारे पास डबल एंड आएगा जो कि 7 नंबर पे होता है। आपने शिफ्ट प्रेस करके 7 प्रेस कर लेना है, ठीक है? 2 बार। और अगर और ऑपरेटर की बात करूँ तो शिफ्ट प्लस करके आपने एंटर से ऊपर वाला बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे और बैक स्पेस से नीचे वाला। कुछ कीबोर्ड्स में ये बिल्कुल शिफ्ट के साथ होगा। जो लेफ्ट साइड पे हमारा शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड के वहाँ पे उसके साथ होगा ज़ेड बटन के साथ। कुछ में बैकस्पेस के नीचे और एंटर के ऊपर होता है, ठीक है? ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद अगर नॉट ऑपरेटर की बात करूँ, नॉट ऑपरेटर की, तो वो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ठीक है? ये 3 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो इनकी थोड़ी-सी समझ लेते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर क्या है, नॉट ऑपरेटर क्या है। एंड ऑपरेटर जो है वो हमें तीनों ऑपरेटर्स बूलियन टाइप का रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूँ तो एंड ऑपरेटर में हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कुछ कंडीशंस हैं, मेरे पास 2-3 वेरिएबल्स हैं जिनकी मैं वैल्यूज़ को चेक करवाना चाह रहा हूँ कि क्या इनकी वैल्यूज़ ट्रू हैं या फ़ॉल्स हैं या क्या किस टाइप की हैं। तो उसके लिए मैं अगर सारी कंडीशंस को कहूँ कि जब तक ट्रू नहीं होती, तब तक मुझे आंसर ट्रू नहीं देना, ठीक है? मतलब जब आंसर ट्रू चाहिए मुझे, तब मुझे सारी वैल्यूज़ पीछे ट्रू चाहिए, तब मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा सिंपल अल्फ़ाज़ में। और मुझे बस ट्रू दे दो, जब कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो बैक एंड पे, ठीक है? तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा और ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर कब यूज़ होगा? नॉट ऑपरेटर तब यूज़ होगा जब मुझे किसी भी कंडीशन ट्रू को फ़ॉल्स में चेंज करना है या फ़ॉल्स कंडीशन को ट्रू में चेंज करना है। तो मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से लेके चलता हूँ इसको कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास सॉरी, उससे पहले हम 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे वर्किंग में भी आएँगे। तो मैं एक बूलियन टाइप का वेरिएबल लेता हूँ ए और इसका नाम रखता हूँ ट्रू वैल्यू, सॉरी, क्योंकि बूलियन में ट्रू या फॉल्स ही आएगा। दूसरा मैं रखता हूँ बूल बी और इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। ओह सॉरी, ठीक है, फॉल्स। तो मैं अब क्या करता हूँ कि सबसे पहले एंड ऑपरेटर की प्रैक्टिस के लिए मैं उसको यूज़ करता हूँ और मैं लिखता हूँ ए एंड बी, सिंपल। तो मैं अपनी फ़ाइल को रन कर लेता हूँ और कंसोल पे उसका आउटपुट लेता हूँ। ये देखें फॉल्स आ रहा है, ठीक है? फ़ॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा ए तो ट्रू है, लेकिन बी जो है वो फ़ॉल्स है, ठीक है? तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि जब तक मेरी सारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, तब तक मुझे आंसर ट्रू नहीं मिलेगा, ठीक है? ये देखें अभी मुझे आंसर क्या मिल गया? ट्रू मिल गया। अगर मेरे पास तीसरी कंडीशन होती है, बूल सी फ़ॉल्स, ठीक है? तो मैं इसको रन करता हूँ। अभी तो ट्रू आ रहा है, इसमें हमने कॉल भी तो करनी है। सी, ये देखिए फ़ॉल्स हो गया। 2 हालाँकि ट्रू हैं लेकिन 1 फ़ॉल्स है, तो इसकी वज़ह से हमें क्या आंसर आ रहा है? फ़ॉल्स आ रहा है। तो अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, TRUE ट्रू, तो हमें जो है आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है? सिंपल है, बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं बात और ऑपरेटर की करूँ यहीं पे, तो मैं सबसे पहले तो ऊपर एक कंडीशन को जो है ना वो फ़ॉल्स कर दूँगा और नीचे मैं क्या करता हूँ, एंड ऑपरेटर की जगह पे और ऑपरेटर कर दूँगा। अच्छा ये देखें जैसे ही मैंने और ऑपरेटर किया तो यहाँ पे ये सब कुछ ग्रे हो गया, ग्रेड आउट हो गया, ठीक है? और ये जो है ये लाइट कलर है, वाइट कलर का ही है और बाकी क्या है, ग्रे कलर का है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे आंसर आ रहा है ट्रू। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब और ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं तो जितनी भी कंडीशंस होती हैं उन सब का आंसर ट्रू ही तब आएगा जब कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है? लेकिन एंड ऑपरेटर में हमारी सारी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है अगर हमें ट्रू रिज़ल्ट चाहिए। अब यहाँ पे मेरी एक फ़ॉल्स है, 2 ट्रू हैं, तो उसने फिर भी ए वाली कंडीशन ही चला के कह दिया भई बस
मेरे पास जो है वैल्यू ट्रू आ गई है। अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ फॉल्स, ठीक है, तो अब ये देखें ए और बी की कंडीशन चल रही है। अब अगर मैं बी को फॉल्स लेकिन सी को ट्रू, ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी सारी कंडीशंस अब एक एक करके चलेंगी और आंसर मुझे ट्रू ही आएगा, क्योंकि मेरी एक कंडीशन ट्रू है, बाकी सारी चाहे फॉल्स हैं। ठीक है, ये चक्कर है। अच्छा, पहले हमने जब ऊपर वाला ट्रू किया था तो नीचे वाली यहाँ से बाकी सारा ग्रे हो गया था। उसकी वजह ये है कि हमारा जो कोड है वो टॉप टू बॉटम रन होता है, ठीक है, तो वो एक एक लाइन ऑफ कोड को रन करता है। तो जब उसको एक ट्रू मिल गया तो उसने दूसरी की तरफ जाना ही नहीं है और ऑपरेटर में, ठीक है, उसको उसको पता है भाई आंसर ट्रू हो गया। तो इसी लेकिन एंड ऑपरेटर में वो सबको चेक करता है कि भाई सारी कंडीशन ट्रू हैं। अगर सारी कंडीशन ट्रू हैं तो फिर जो है रिजल्ट ट्रू देगा, वगरना नहीं देगा। तो अभी अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं बात करूँ कि और ऑपरेटर की, तो अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा के ए लगाऊँ लास्ट पे सेमीकोलन, अब ए कंडीशन मेरी फॉल्स है तो मुझे ट्रू चाहिए, तो मैं नॉट ऑपरेटर लगा दूंगा। ये देखिए फॉल्स कंडीशन को उसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो जो ट्रू कंडीशन होगी, सी वाली मेरी ट्रू कंडीशन है, तो मैं ये उसको फॉल्स कर देगा, कंडीशन रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वैसे ये नल चेक करने के लिए भी यूज़ होता है कि कोई वैल्यू हमारे पास नल तो नहीं आ रही। अगर नल आ रही हो तो फिर हम उसमें दूसरी कोई वैल्यू शो करवा देते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हम लोग नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, वो हैं हमारे कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में कौन से आते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है, और फिर एक ऑपरेटर आते हैं हमारे पास डबल इक्वल, ठीक है। ये इन ऑपरेटर्स को ज़रा हम देख लेते हैं छोटे से एग्जांपल्स के साथ। कंडीशनल ऑपरेटर को, इनको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन को जाहिर करते हैं। मतलब कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, दो वैल्यूज़ की कंडीशन को जाहिर करते हैं, और दो वैल्यूज़ के दरमियान कंडीशन और रिलेशन को भी जाहिर करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि इनको तीन नामों से पुकारा जा सकता है, ठीक है, कंडीशनल, रिलेशनल, और जो है हमारे पास सॉरी, कंडीशनल, रिलेशनल, और एक कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इन तीनों नामों के साथ हम इनको क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इनको यूज़ करने की, तो मैं सिंपली करता हूँ प्रिंट ए। अब यहाँ पे मुझे ना इंटीजर टाइप चाहिए डाटा, क्योंकि मैंने इंटीजर में वर्किंग करनी है। तो मैं दो वेरिएबल को इंट में चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 25, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए जो है वो ग्रेटर है बी से। अब मैंने इसको कहा है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 25 है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये देखें, फॉल्स आंसर है। लेकिन अगर मैं यही कंडीशन ही रिवर्स कर दूं कि ए जो है वो छोटा है बी से, तो अभी ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ए जो है वो छोटा है वैल्यू में, बी की कैपिटल वैल्यू है, मतलब इंक्रीज वैल्यू है। तो अगर मैं बात करूं दोनों को इक्वल करके 25, कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या है, डबल इक्वल आएगा कि मैं दोनों के दरमियान कंपैरिजन चेक कर रहा हूँ। इक्वल, सिंगल इक्वल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला यूज़ किया, ये यूज़ किया, ये यूज़ किया, सिंगल इक्वल, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है कि हमारी वैल्यू असाइन करता है किसी वेरिएबल को, किसी लिस्ट को, किसी अरे को, किसी भी चीज़ को, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये वैल्यू को कंपेयर नहीं करता, ये कंपैरिजन ऑपरेटर में, रिलेशनल ऑपरेटर में नहीं आता। रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल आता है जो कि वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेक करवा रहे हैं, तो यहाँ देखें ट्रू मिल रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पे 26 कर देता हूँ तो फिर अब हमें फॉल्स आ जाएगा। ये देखिए फॉल्स आ गया। ये सिंपल सा इसका सिनेरियो है, ठीक है। तो इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू भी आता है हमारे पास, कि अगर मैं ये चेक करूँ कि जो बी है वो ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल भी है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये देखें ट्रू आ रहा है। हाल ही अगर ग्रेटर देन करता तब भी ट्रू था, ठीक है। लेकिन अगर मैं इक्वल भी लगा दूंगा तो ये ट्रू ही रहेगा, क्योंकि ये देखें अगर मैं इधर ऐसे करता हूँ और इधर ऐसे करता हूँ, अभी दोनों को मैंने इक्वल किया है लेकिन फॉल्स आ रहा है क्योंकि ग्रेटर का साइन है। लेकिन अगर मैं यहाँ साथ पे इक्वल लगा देता हूँ तो ये देखें ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि अब ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, कोई एक कंडीशन तो हमारी चल रही है। तो
तो इस तरह हम जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेस दैन इक्वल टू दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट आती है बारी असाइनमेंट ऑपरेटर की। मैंने आपको बता दिया जो हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल इक्वल से ज़ाहिर किया जाता है, डबल इक्वल से जो होता है वो हमारा साइन इक्वल ऑपरेटर होता है, उसको इक्वल ऑपरेटर कह लें, ठीक है, जो कि वैल्यूज़ को इक्वली चेक कर रहा होता है। उसके बाद बारी आती है टर्नरी ऑपरेटर की। टर्नरी ऑपरेटर क्या करते हैं, अगर आपने कंडीशंस हैं, अगर आपने कंडीशंस को चेक करवाना है तो हम लोग जो है टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये एक शॉर्ट स्टेप आता है इफ़ एल्स कंडीशन का, ठीक है। अगर हम लोग इफ़ एल्स कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, वो भी कंडीशंस की एक टाइप है, हम लोग उनको भी देखते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये मतलब 1 से 2 लाइन में आपका काम कर देती है कि आप लोग इफ़ एल्स में जाएँ और 6-7 लाइन का कोड लिखें। ये 1 लाइन में आपका काम कर देगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा-सा लिख लेता हूँ। मेन फंक्शन में हमारे पास है एक, फ़र्ज़ करें एज है, कितनी एज है 20, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरी जो एज है वो 18 से ग्रेटर है या नहीं है, लेकिन मैं एक ही लाइन में चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा एक वेरिएबल स्ट्रिंग रिज़ल्ट। मुझे स्ट्रिंग टाइप का रिज़ल्ट चाहिए तो मैं स्ट्रिंग रिज़ल्ट लिख लूँगा। तो मैं एक कंडीशन लगाऊँगा कि जो एज है वो ग्रेटर है, इक्वल है, किससे इक्वल है, सॉरी, ग्रेटर है और इक्वल है, किससे इक्वल है, 18 से। या तो 18 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। तो अब मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, हमारे पास इफ़ कंडीशन का काम करेगा कि अगर आप लोगों को अगर इफ़ कंडीशन का पता है, एल्स कंडीशन का पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब कंडीशन लगा ली है। अब अगर कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो मुझे ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ रिज़ल्ट मैं लिखूंगा ये मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अडल्ट। अगर तो 18 से प्लस है, मतलब 18 से ग्रेटर है या इक्वल है तो अडल्ट आएगा। अब मैं लगाऊंगा कॉलन। अगर किसी सूरत में वो कंडीशन मीट नहीं होती, मतलब 18 से कम हो गई है एज, तो फिर मैं लिख दूंगा चाइल्ड, ठीक है, के और लास्ट पे सेमी कॉलन आ जाएगा। ये एक ही लाइन में उसने मेरी कंडीशन लगा दी है और मैं लास्ट पे स्प्रिंग और प्रिंट रिजल्ट कर लूँगा। इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिए अडल्ट आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि मेरा जो वेरिएबल है उसकी एज 20 है, तो अगर मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें चाइल्ड आ रहा है, ठीक है। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर इसमें कौन सा है, एक ये क्वेश्चन मार्क और एक ये कॉलन, इन दोनों को मिला के जो है हमारी एक स्टेटमेंट क्रिएट होती है, जिसको हम इन दोनों को मिला के हम इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, और ये दोनों मिला के हमारी एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि हम कंडीशन चेक करते हैं। तो ये हम मल्टी स्टेप्स में भी कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, और अगर मल्टीपल स्टेप्स में करना है तो फिर हम इफ एल्स कंडीशन भी लगाते हैं, स्विच केसेस भी लगाते हैं, वो भी हम नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो अब अगर हम एक बात करें कि मेरे पास एक और ऑपरेटर आता है कि शायद मैंने कल नहीं था लिखा, नल अवेयर ऑपरेटर, ठीक है। नल अवेयर ऑपरेटर क्या करता है कि हमारी वैल्यू, नल वैल्यू को चेक करता है कि नल वैल्यू है या नहीं है। जैसे नल अवेयर ऑपरेटर, अवेयर मतलब खबर करना होता है, ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग। तो ये हमारी नल वैल्यूज़ की हमें खबर देता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, और उसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के नेम असाइन नहीं किया। अब कुछ क्वेश्चन है कि मैंने नेम शायद पहले यूज़ किया हुआ है, नेम मैं 2 कर देता हूँ। क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगाया, हमने पहले कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, वेरिएबल की जब प्रैक्टिस की थी यहाँ पे भी। तो क्वेश्चन मार्क ना लेट इनिशियलाइजेशन को जाहिर करता है। हम किसी वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं, मेरे पास दो चीज़ें आती हैं, मैं लिख लेता हूँ, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दो चीज़ें हैं। डिक्लेरेशन क्या होती है कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया। ये मैंने जो किया है काम, क्वेश्चन मार्क लगा के एक वेरिएबल बनाया है, इसको मैं बोलूँगा डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होगी, इनिशियलाइजेशन ये होगी कि जब हम किसी वेरिएबल को बना तो दिया है, इस तरह से चाहे बना दिए, लेकिन साथ में वैल्यू भी असाइन कर दें, ये वाली, तो फिर वो होगी इनिशियलाइजेशन। अब ये जो काम मैंने किया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के, इसको हम एक और वर्ड से भी देखते हैं, लेट इनिशियलाइजेशन, ठीक है।
इसको हम लेट इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं कि हम इस नेम टू वेरिएबल को वैल्यू स्टार्टिंग पे नहीं दे रहे, हम इसको लेट इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, जब उसको वैल्यू साइन कर देते हैं फिर उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जब उसके साथ क्वेश्चन मार्क लग गया तो हम उसको लेट इनिशियलाइज बोलेंगे और फिर उसको वैल्यू नहीं दी जाती, वैल्यू फिर उसको बाद में साइन की जाती है। तो ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। प्रिंट नेम टू, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा डबल क्वेश्चन मार्क। नल अवेयर ऑपरेटर का जो सिंबल है वो है डबल क्वेश्चन मार्क। अब मेरा स्ट्रिंग नेम था तो मैं यहाँ लिख दूंगा नॉट अवेलेबल। अब अगर तो नेम टू के पास वैल्यू होगी तो वो मुझे प्रिंट में इसकी वैल्यू देगा, अगर फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू नहीं होती तो फिर वो मुझे नॉट अवेलेबल देगा। मैं इसको रन करता हूँ, ये देख रहे हैं, नॉट अवेलेबल, क्योंकि उसके पास वैल्यू नहीं है, वो इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है वेरिएबल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि नेम टू प्रिंट नेम टू, अब मैंने क्या किया, उसको वैल्यू साइन की है और मैंने उसको बोला है कि भाई प्रिंट करो वैल्यू नेम टू की। तो ये देखिए उसने वैल्यू ये ले ली है नुमेर। अब ये जो नॉट अवेलेबल उसने प्रिंट किया वो ये पहले वाला है, ये वाला, ठीक है। फिर मैंने उसको वैल्यू साइन की है और फिर दोबारा से प्रिंट करवाया और उसने वैल्यू एक्सेप्ट की है। ये हमारा नल अवेयर ऑपरेटर होता है कि अगर वैल्यू है तो उसकी वैल्यू शो करवाओ, अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो हम स्टैटिक वैल्यू समझ लें कि जो स्टैटिक वैल्यू देंगे वो शो करवा देगा, ठीक है। इसको हम एरर हैंडलिंग में भी यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास डेटाबेस से कोई वैल्यू आ रही है तो उसको शो करवाएगा, नहीं आ रही है तो उसकी जगह हम जो रिस्पॉन्स उसको देंगे वो शो करवाएगा फ्रंट एंड पे कि भाई मुझे वैल्यू तो आ ही नहीं रही है, तो आप लोग इसको चेक करो जाके। तो ये चीज़ है, नॉट रिस्पॉन्सिबल मतलब नॉट अवेलेबल या डाटा एरर या इस तरह से कोई भी आप रिस्पॉन्सेज को शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गए, आज हमने किए हैं ऑपरेटर्स कंप्लीट, ठीक है। इसके साथ हम लोग एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे, फंक्शंस, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है फिलहाल के लिए। हम बेसिक फंक्शंस को देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं और उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट हम बना लेते हैं और उसको बाद के लिए रख लेते हैं, उसको बार बार रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिकॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास सिंपल एक वर्ड आता है। अगर मैं सिंपल फंक्शंस की बात करूं तो एक वर्ड है वॉइड। वॉइड एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, ठीक है। वॉइड हमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देता। ये सिंपल फंक्शन मैं बना रहा हूँ, मैं अगर लिखता हूँ वॉइड एनिमल, ठीक है, ये एक फंक्शन का सिंपल सिंटैक्स है, ख़त्म, फुल हो गया, ठीक है। इसकी बॉडी है, इसमें कोई बॉडी नहीं है, लेकिन ये एक फंक्शन का कंप्लीट जो है ना सिंटैक्स है। दो पेरेंसीज और कर्ली ब्रेसिस, कर्ली ब्रेसिस इसकी बॉडी ऑफ द बॉडी है, स्कोप है, और पेरेंसीज क्या है, हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ मैं, अच्छा ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस फंक्शन को मैंने इसमें से प्रिंट वैल्यू यूज़ करवानी है, तो मैं कैसे करूँगा कि मैं सिंपल एनिमल का फंक्शन कॉल करूँगा, ऐसे बस इसका नाम लिखूँगा और आगे सेमीकोलन लगा दूंगा। अब ये देखिएगा, ये मुझे आउटपुट आ गई है उमैर अरशद, ठीक, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फंक्शन को कॉल करना है सिर्फ उसके नेम से और आगे पेरेंथीसेस लगा देनी है, सिंपल है। अब अगर एक और मैं छोटा सा काम करता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं इसकी एक और फंक्शन बना लेता हूँ, नहीं तो वॉइड साउंड, मैं इसको कहता हूँ कि स्ट्रिंग नेम, ये अब मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल एक बना के पास किया, इसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ये इकट्ठा ही आएगा, ठीक है। और इस वर्ड को इस वेरिएबल को बोलेंगे पैरामीटर, ठीक है। हम ये पेरेंथीसेस के अंदर पैरामीटर्स ही पास करते हैं, ठीक है, चाहे एक पैरामीटर है चाहे दो पैरामीटर है। कमेंट करके कोमा लगा के मैं इंट बी भी पास कर सकता हूँ,
मल्टीपल आप लोग पैरामीटर्स असाइन कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट मैं इस नेम को यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है, नेम को यूज़ कर पाऊँगा। अब जब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, फ़िलहाल के लिए मैं एक पैरामीटर ही लूँगा। अब अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है सो यू एन डी साउंड, अब ये मुझे नेम कह रहा है क्योंकि मैंने ऊपर एक पैरामीटर पास किया है नेम, और नेम की क्या टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, तो मैं इसमें लिख दूंगा उमेर ओ आर जी, और लास्ट पे सेमी कॉलन, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये देखें मुझे प्रिंट आउट में आ रहा है उमेर अरशद ओ आर जी। ये सिंपल है हमारा सिंपल फंक्शन। तो ये सिंपल था, ये पैरामीटराइज था, ये भी सिंपल ही होता है, इसमें कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं होती। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं रिटर्न फंक्शन। रिटर्न फंक्शंस, अब अगर मैं बात करूँ रिटर्न फंक्शन की, तो रिटर्न फंक्शन की ना कुछ टाइप होती है। रिटर्न फंक्शन करते क्या हैं, रिटर्न फंक्शन हमें कुछ कैलकुलेशन रिटर्न देते हैं। रिटर्न का रिटर्न क्या देते हैं कि बैक कोड को वापस करते हैं, ठीक है। हमने फ़र्ज़ करें एक कैलकुलेशन किया, मैं लिखता हूँ इंट सब ऐड, ठीक है। तो मैंने एक ऐड का फंक्शन बना दिया है, और मैं क्या करता हूँ इसमें ऐड का शेल फंक्शन, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ इंट ए इंट बी, दो पैरामीटर पास किए हैं वही वाले जो हमने ऊपर देखे हैं। अब यहाँ पे वो एरर दे रहा है रेड लाइन ऐड के नीचे, तो वो कह रहा है कि भाई मुझे जो है ना रिटर्न असाइन करो, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस बी का रिटर्न मैंने इसको दे दिया। अब ये रिटर्न क्या है, रिटर्न कहाँ जाएगा, रिटर्न वहाँ जाएगा जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, तो मुझे इनका रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब एडिशन होकर आंसर मिल जाएगा। रिटर्न वैल्यू भेजता है कोड में वापस, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है। जैसा कि मैं लिखता हूँ ऐड, अब ये ए और बी मुझे देना पड़ेगा 10, जैसे हमने पैरामीटराइज फंक्शन में देखा है। तो मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। अब मुझे आउटपुट नहीं मिलेगी, कोई आउटपुट नहीं इंक्रीज हुई, ठीक है। अब वो बात क्या है कि वो मुझे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ भी तो करनी पड़ेगी, प्रिंट यहाँ पे ऐसे। अब देखिएगा 75, ठीक है, 65 प्लस 10 75, ये होता है रिटर्न फंक्शन। अब रिटर्न की कुछ टाइप होगी कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब ए है इंटीजर टाइप का, बी है इंटीजर टाइप का, तो जाहिर सी बात है हमारा रिजल्ट भी इंटीजर टाइप का होगा। हाँ, हम यहाँ पे डबल ले सकते हैं, लेकिन अब ए और बी यहाँ पे इंटीजर टाइप के हैं, तो इनको भी डबल लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं दोनों को डबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पॉइंटिंग वैल्यू भी दे देता हूँ, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये देखें 75.45। तो ये चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे रिटर्न फंक्शन बनाते हैं। रिटर्न क्या करता है कि कोड में वापस से वैल्यू भेजता है जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो आंसर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अब हम क्या करें, रिटर्न में यहाँ पे आप बूलियन भी लगा सकते हैं, इंट भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं अगर आपको स्ट्रिंग टाइप के रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, अब यहाँ पे रिटर्न में ऐसे नहीं आएगा, मुझे रिटर्न ए, क्योंकि स्ट्रिंग प्लस माइनस नहीं होती ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग देना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रिटर्न में सिर्फ ए ही रिटर्न ली है, और मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, दो पैरामीटर दूंगा, हेलो वर्ल्ड, सब कोमा सेपरेट मैंने किया हेलो वर्ल्ड, लेकिन मुझे आंसर जो मिलेगा वो सिर्फ ए का ही मिलेगा, हेलो, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे रिटर्न कुछ भी नहीं ना दिया, मैं कुछ नहीं दे रहा। तो ये चीज़ है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे एक ही मिलेगी, दो वैल्यू रिटर्न करूँगा दो ही विल मिलेंगी, ठीक है। ये चीज़ है, रिटर्न फंक्शन ये काम करता है, आप किसी भी टाइप का डाटा रिटर्न में ले सकते हैं। ये हमारे हो गए पैरामीटराइज फंक्शन भी, रिटर्न फंक्शन भी, ठीक है। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है हमारे पास एरो फंक्शंस का, एरो फंक्शंस, इनकी बात मैं करूँ तो ये हमें एक सिंगल लाइन में रिटर्न वैल्यू देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंट मल्टीप्लाई, और आगे मैं लगाऊँ ब्रैकेट्स, और आगे एरो बना दिया मैंने, ठीक है। एरो बना के मैं इसको कहता हूँ कि अब करो आप, यहाँ पे मैं देता हूँ इंट ए इंट बी,
और इसको मैं कहता हूँ कि ए मल्टीप्लाई बी। एक सिंगल लाइन में इसने फंक्शन क्रिएट किया है, जगह भी कम यूज़ की है, ठीक है, लाइन्स ऑफ कोड छोटा ही है बिल्कुल। और इसने क्या किया, एरो यूज़ किया है। एरो लिखने की वजह से हमें कोई रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी रिटर्न ही करता है, ठीक है। एरो जो है इसका भी काम रिटर्न का ही है। तो अब अगर मैं यूज़ करूँ इस फंक्शन को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट में इसको यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई को यूज़ करना पड़ेगा और 2 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, 40 54, ठीक है, ये चीज़ है। और लास्ट पे सेमीकोलन। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखें 648 आंसर हमें मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये था हमारा सिंपल एरो फंक्शन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरो बना रहे हैं रिटर्न की जगह पे, ठीक है। और ये सिंगल लाइन में हमारा यूज़ हो जाता है फंक्शन, तो बहुत ही कम्पैक्ट और एक अच्छा सिनेरियो होता है। अगर हमें छोटी कैलकुलेशन चाहिए तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आज हमने जो देखा है वो पैरामीटर्स देखे हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। अब ये जो होती हैं चीज़ें, इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं ना, जो हमने पास किए हैं जब फंक्शन को कॉल करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, तो इनको आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। और जब हम फंक्शन में इसको वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो इनको पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। तो आज वाले काम को अगर हम रिवाइज करें तो हमने देखे हैं कि ऑपरेटर्स कौन कौन से थे हमारे पास, टर्नरी, लॉजिकल, ऑपरेशनल, ठीक है, कंडीशनल, रिलेशनल, वो एक ही नाम है, उसको चाहे जिस मर्जी नाम से कॉल कर लें। फिर हमने उसके बाद फंक्शंस देखे हैं, ठीक है, फंक्शन में हमने सिंपल देखे हैं, पैरामीटराइज, ठीक है। उसके बाद रिटर्न फंक्शंस हैं, एरो फंक्शन है, फिर इनके आर्गुमेंट्स, पैरामीटर। और हमने इनको देखा कि हमने इनको कॉल कैसे करना है, ठीक है। कॉल करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका, सिर्फ फंक्शन के नेम को कॉल कर दें और साथ पेरेंथीज लगाना नहीं भूलना, और लास्ट पे सेमीकोलन, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इस चीज़ को आपने नहीं भूलना, ठीक है। फंक्शन कॉल करते हुए काफ़ी लोगों को मुश्किल आती है, वो सही से कॉल नहीं करते, तो इस चीज़ को लाज़मी याद रखिएगा कैसे कॉल करना है। नहीं समझ आती है आप लोग कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।